हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पर्यावरण सीरीज का ये 21वां वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। PYQ हमारी सीरीज ये चल रही है। हमारे पुराने प्रश्न जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिटेल में अध्ययन करेंगे, ताकि इससे जो हमारे सवाल पूछे जाएंगे वो बिल्कुल भी हमारे गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन है, किस शहर में प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए संयंत्र स्थापित किया है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और याद रखना है आपको, देहरादून में। आपको पता होगा कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, वो देहरादून है। तो इसलिए आपको ये इस फैक्ट को याद रखना है कि पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए जो संयंत्र स्थापित किया है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया है। आगे देखते हैं। यह एक शिक्षक अगर छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है तो सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी। तो आपको यदि उत्तर देना होता है तो आप बीच में रोक करके अपना उत्तर गैस कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। यानी बच्चों को जो है एक एक पौधा अडॉप्ट करने को बोलेंगे और बोलेंगे कि आप उसे जो है पानी दो और उसे खाद दो और बड़ा करो उसको, यानी पोषण दो। तो धीरे धीरे जब वो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो यही सबसे रणनीति उचित होगी पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। आगे देखते हैं। घरेलू पशुओं से इष्टतम उत्पादन के लिए और उनके समग्र विकास प्रदर्शन के लिए आश्रय में क्या आवश्यक है। तो मनोरंजन तो होगा नहीं है पशुओं के लिए, तो ये सही है। स्पेस, फीड एंड वाटर, स्थान, चारा और पानी, ये तीन चीजें होनी चाहिए तो जिससे अधिकतम उत्पादन जो है हम ले सकते हैं पशुओं से, हमारे जो घरेलू पशु हैं। बाकी खिलौने ये होगा नहीं, ब्लैंकेट नहीं होगा। तो ये जो प्रश्न आया था आयोग द्वारा पूछा गया, सबसे आसान जो है इजी हम कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। ये इजी कैटेगरी का प्रश्न माना जाएगा। इसमें कोई जो है सभी से बन जाएगा ये वाला। आवास का प्रकार जो समशीतोष्ण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह जानवरों को भारी हिमपात, बारिश, तेज हवाओं से बचाता है। इस प्रकार के आवास को क्या कहा जाता है। तो समशीतोष्ण मतलब जहाँ जो ठंडे क्षेत्र रहते हैं, तो ये बंद प्रकार का रहता है जिसमें अंदर बंधे रहते हैं मवेशी। कई बार लाइन से रहते हैं, कई बार दो लाइनें रहती हैं। तो इसको जो बोला जाता है, इसका सही उत्तर है हमारा कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, पारंपरिक आवास प्रणाली इसे बोला जाता है। इसके पहले हमने एक ढीली आवास प्रणाली देखा था। उसमें क्या था कि एक बड़ा ग्राउंड था, उसमें एक तरफ शेड रहता है, यानी जो है उनको जानवरों को रात में आना होता है या उनका जब हम यूज करते हैं, दूध निकालते हैं, तब वो शेड में लाते हैं और बाकी समय वो खुले में रहते हैं। जब उनका मन होता है वो खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ये लूज हाउसिंग सिस्टम है। और पारंपरिक हाउसिंग प्रणाली जो है वो बंद करके रखा जाता है। उनके चारों ओर क्या रहेगा, शेल्टर रहेगा और उनको वहीं पर खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसको यदि हम एक डायग्राम के थ्रू समझें तो आप देख सकते हैं ये हाउसिंग सिस्टम जो है, ये जो है हमारे मवेशियों को रखने का सिस्टम है। तो लूज हाउसिंग सिस्टम मैंने आपको बताया है, ढीली आवास प्रणाली। और ये हमारी पारंपरिक जो है बार्न हाउसिंग, बार्न का मतलब वही होता है जहां पर बंद करके रखते हैं, उनका घर कहलाता है। सिंगल रो सिस्टम होता है, डबल रो सिस्टम होता है। और डबल रो सिस्टम दो प्रकार का होता है, इसको आप इस फोटो से देख सकते हैं। ये कैसा है, डबल रो सिस्टम है। एक हेड टू हेड कहा जाता है, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोनों में क्या करते हैं, आमने सामने जो है जानवरों के हेड रहते हैं और उन्हें खाना दिया जाता है। बाकी एक रहता है टेल टू टेल, मतलब जानवरों को जो है पूंछ एक दूसरे की ओर सामने रहेगी और बाकी उन्हें खाने को दिया जाएगा। और ये तो आपको ये दिख ही रहा होगा, पिक्चर से सारा क्लियर हो जाता है इससे। तो हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आवास व्यवस्था के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें जानवरों को विपरीत दिशा में शेड में बांधा जाता है। शेड की सफाई, गायों का दूध दोहना आसान होता है, पशुओं में रोग संचरण की संभावना कम होती है। जैसा कि अभी आपने देखा है, टेल टू टेल जो है सिस्टम जो है आपका, ये क्या कहलाती है, एक विपरीत दिशा में रहते हैं। और क्या रहता है, गाय का दूध दोहना आसान होता है और पशुओं जो है एक दूसरे से दूरी बनी रहती है उनकी।
तो ये आपको याद रखना है, टेल टू टेल सिस्टम ऑफ हाउसिंग। और किसके अंतर्गत आता है ये? पारंपरिक आवास प्रणाली के अंतर्गत जो है ये आता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बाल हत्या, स्वजाति। अच्छा, ये कई बार देखिए ये हिंदी कितने मुश्किल वर्ड होते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। तो कई जगह जो चाइल्ड किलिंग होती है, एंटी पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। पेट्रियोटिक आपने सुने होंगे ना सॉन्ग, तो वो देशभक्ति कहलाती है। एंटी का मतलब देशभक्ति विरोधी। तो कुछ जो है लोग होते हैं देशभक्ति विरोधी, उनकी वो रहती है। और दूसरा चाइल्ड किलिंग कई जगह होती है, बाल हत्या होती है, शिशु हत्या होती है। तो ये किसे दर्शाता है? तो ये जातीयता है, सांस्कृतिक बहुलवाद है, सांस्कृतिक चयन। तो ये क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षता है। जबकि इसे और अच्छे से क्लियर करना चाहिए, इसे शिशु हत्या भी बोला जाता है। इसको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सांस्कृतिक सापेक्षता क्या कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए एक संस्कृति है, एक संस्कृति के लोग रहते हैं, एक धर्म के लोग रहते हैं, ये दूसरी संस्कृति के लोग रहते हैं। तो यहाँ कई बार क्या होता है, जो नियम रहते हैं और यहाँ दूसरे प्रकार के नियम रहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अब इनके नियमों का आकलन अपने नियमों के अनुसार करते हैं, या ये भी सेम ऐसा करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ये नॉन वेज वाले हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और ये प्योर वेजिटेरियन है। अब जो है इन्हें क्या सोचेंगे, इनको दूसरे नजरिए से देखेंगे, और सेम ये करेंगे कि ये नॉन वेजिटेरियन वाले अपनी संस्कृति के प्रभाव में उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए दूसरों का आकलन करते हैं। ये कहलाती है कल्चरल रिलेटिविटी। तो जो कई बार देशभक्ति विरोधी जो है कई लोगों की रहती है, क्योंकि या तो हो सकता है उनका पूरा कल्चर हो, या हो सकता है वो कई बार मानते हैं कि देशभक्ति जो है वो सत्तावाद को प्रमोट करती है। यानी उनकी विश्व व्यापक भी सोच हो सकती है। कई लोग जो है देश के ऊपर विश्व को रखते हैं। तो आयोग ने भी इसका उत्तर यही माना है, सांस्कृतिक सापेक्षता। और सांस्कृतिक सापेक्षता का ये मतलब है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2004, 2006, 2008 और 2003। लेकिन ये जो आयोग ने उत्तर दिया है, ये जो है इसका उत्तर गलत दे रखा है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या जो है बहुत अपने लंबे समय से 1870 अंग्रेजों के समय से ये एक्ट पारित है। इसमें चूंकि ऑप्शन नहीं है, आयोग के अनुसार ऑप्शन दिए गया है 2000 जो है 8, लेकिन कहीं भी इसका जो है जिक्र नहीं मिलता है पूरे ऑनलाइन में। हाँ, 2006 में जरूर है, कि 2006 में जो है आपको याद रखना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम आया हुआ है। बाल विवाह जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया है कब? 2006 में, 2006 में, ये आपको याद रखना है। और कन्या भ्रूण हत्या का तो ये आपको याद रखना है 1870 में जो है अंग्रेजों के समय ये एक्ट आया था। विटामिन ए की खोज किसने की है? तो आपको पता है विटामिन की ही खोज किसने की है? फंक ने की है। और ये 19 जो है 13 में की गई थी खोज। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया है, कई लोग नहीं याद रखते हैं, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये सवाल जो है फैक्ट बेस्ड था, और इसे हम टफ की कैटेगरी में रखेंगे, यानी बहुत कम लोगों से ये बना होगा। आगे देखते हैं, विटामिन ए की खोज, ये रिपीट हो गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष से मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है इसके बारे में बता दूं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा सामूहिक रूप से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाने की घोषणा जो है वो की गई थी 1999 में। और तब से हर वर्ष जो है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। और इस बार की यदि थीम की पूछें, 2024 की थीम क्या थी? बहुत आसान है, सीधे सीधे इसकी है थीम अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रही है। तो ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष सप्ताह 1999 से मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वायुगतिकी यानी होता है हमारा एरोडायनामिक्स और एरोस्पेस डिजाइन के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हमारा टी एस
आपका प्रहलाद। इनको शॉर्ट फॉर्म यदि आप नेट में सर्च करेंगे, इनका नाम मिलता है क्या? टीएस प्रहलाद, और फुल फॉर्म है तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो है राष्ट्रीय एरोस्पेस जो प्रयोगशाला है उसके निदेशक रह चुके हैं। और इनके द्वारा दो चीजें हैं, NAL सरस, ये क्या है, एक अंतरिक्ष जो हमारा वायुयान है, और एक हमारा कौन सा है, एक है हंसा। इसकी जो जो है निर्माण में बहुत जो है उपलब्धि रही है, बहुत इनका योगदान है कि इनका, प्रहलाद जी का। और ये क्या है, ये एक वायुयान है जो लोगों के द्वारा किया जाता है, नागरिकों के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें काफी लोग बैठ सकते हैं, तो इसका यूज किया जाता है नागरिक विमानन में। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारी जो है अंतरिक्ष सीरीज भी चल रही है, जिसमें अभी हम कुछ वीडियो में कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हैं, बेसिक्स को। यानी मैं केवल MCQ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक टॉपिक टेक्निकल है, जब तक आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं। हम अभी अर्थ की जो है कक्षाएं देख रहे हैं, 2 प्रकार से। हमने बाह्य अंतरिक्ष देखा है, कक्षाएं देख रहे हैं। और इसके बाद जो है हम जो है रॉकेट्स को भी पढ़ने वाले हैं, कि हमारी जो PSLV रॉकेट है, GSLV है, और ASLV रॉकेट है, इनका उपयोग क्या है, क्या संरचना रहती है, ये क्योंकि पूछे जाते हैं आयोग द्वारा हमारे। और प्रमुख हमारे जो है ये कौन कौन सी जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स रही हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, लॉन्चिंग व्हीकल्स या प्रमोचन यान बोलेंगे। सैटेलाइट हो गया जो चक्कर लगाता है, जिसे हम छोड़ते हैं इनके द्वारा। और मिसाइल अलग हो गई चीज। मिसाइल क्या है, हमारी रक्षा प्रणाली का पार्ट है। मिसाइल यानी हम युद्ध में यूज करते हैं। तो लकड़ी का उपग्रह कौन था सबसे पहला, तो नाम से आपको पता होगा। वुड सेट तो सभी में है, लेकिन सही उत्तर क्या है इसका, वीजा वुड सेट। WISA है, देखिए कितना कंफ्यूजन है यहाँ, VISA। आपको याद रखना है वीजा वुड सेट। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है। और वीजा वुड सेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसका नाम क्या है, वीजा वुड सेट है। और ये लकड़ी का बना हुआ है। इसका साइज बात करें तो ये बिल्कुल क्यूब शेप का है। और इसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है स्केल से जो है। ये क्यूब साइज का एक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। और इसको किस में भेजा गया है, इसको भेजा गया है पोलर ऑर्बिट में। ये आपने यदि अंतरिक्ष की क्लास ली है तो उसमें बताया है मैंने कि जो ध्रुवीय कक्षा होती है वो 600 किलोमीटर के आसपास रहती है, यहाँ स्थापित किया गया है। और यहाँ स्थापित कोई भी उपग्रह हम स्थापित करेंगे तो वो 100 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा, क्योंकि पृथ्वी के ये पास वाली कक्षा है, 600 जो किलोमीटर जो है। आगे देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है, चंद्रमा उपग्रह को भी बोला जाता है। ये कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं की गई है। सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वह हमारा गैनीमेड। और ये किस ग्रह के चक्कर लगाता है, यह बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है। आपको पता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी क्या है, बृहस्पति है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि जो है हमारे सौर मंडल में जो है सबसे अधिक जो चंद्रमा या उपग्रह, ये किस ग्रह में है। तो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वह पाए जाते हैं हमारे किसमें, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं शनि ग्रह में। शनि ग्रह के चक्कर सबसे ज्यादा जो है उपग्रह लगाते हैं, जिनकी संख्या है 146। और इसके साथ साथ जो बृहस्पति दूसरे नंबर पर है, जिसकी संख्या है 95, इसके उपग्रह ज्ञात हैं। हमारी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मून। ये बात करें हमने गैनीमेड की, तो सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। और यही बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इसका नाम है टाइटन। ये भी बहुत बार पूछा गया है। और ये किसका चक्कर लगाता है, ये शनि का उपग्रह है टाइटन। वहीं बात करें शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है, दूसरे नंबर में बृहस्पति के उपग्रह है। आगे देखते हैं, अग्नि 5 मिसाइल। बात आ गई मिसाइल, मिसाइल मतलब जो है हम रक्षा प्रणाली में यूज करते हैं। तो जो है यह अग्नि 5 मिसाइल जो है किस प्रकार की जो है मिसाइल है, तो सतह से हवा में लंबी दूरी पर, यही है हमारी लंबी दूरी पर जो है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
और इसको उपमहाद्वीपीय मिसाइल भी बोला जाता है। उपमहाद्वीपीय मिसाइल मतलब ये इतनी पास नहीं, इसे बहुत अधिक दूरी में भी यूज किया जा सकता है। लगभग 7,000 किलोमीटर दूर जो है, यानी यहाँ से बैठे बैठे हम यूरोप तक में जो है इसे छोड़ सकते हैं इस मिसाइल को। और इसकी गति इतनी फास्ट है कि दुनिया की जो है सबसे फास्ट वाली में ये भी शामिल है। यदि हम टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में इसका भी नाम आता है। दुनिया की जो सबसे फास्ट है, इसकी गति है लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 29,000 चली जाएगी, है ना। यानी 7,000 जाना है तो ये 10-20 मिनट में ही चली जाएगी। यहाँ से यूरोप की बात कर रहे हैं हम, अमेरिका की बात करें तो ये आपको याद रख लेना है। ये क्या है, लंबी दूरी पर वार करने वाली। और यहाँ पर बात करें बैलिस्टिक का क्या मतलब है। बैलिस्टिक का मतलब है निशाना लगाने वाली, निशाना साधने वाली। यानी यहाँ से हम टारगेट सेट कर देंगे जो है नेटवर्क के थ्रू, तो ये जाकर 7,000 किलोमीटर दूर उसी टारगेट पर ही जो है ये जाके अटैक करेगी, उस टारगेट पर। तो ये बैलिस्टिक का यही मतलब है, लक्ष्य केंद्रित मिसाइल कहलाती है। इसी के साथ एक और जो हमारी मिसाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो है अभी इस समय दो जो हम क्षमता वाली बात करें, अग्नि और पृथ्वी। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इनके विकास में बहुत सहयोग किया है। तो पृथ्वी मिसाइल भी इसी तरह की मिसाइल है, लेकिन इसको हम क्षेत्रीय कहते हैं। क्षेत्रीय का मतलब है ये कम दूरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कम दूरी तो अब ये कितनी, हमने क्षमता बढ़ा ली है। अब हम इसको 350 किलोमीटर दूरी तक क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और एक ऐसी मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक है, यानी ये निशाना साध सकती है। तो ये आपको याद रख लेना है। और ये भी एक परमाणु का भी ले जा सकती है, ये भी परमाणु को ले जा सकती है। इसी के साथ साथ एक और मैं बता देता हूँ, ये एक है क्रूज मिसाइल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक चीज बताऊं। जैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, निशाने पे जाके लगती है, लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसी है कि आपने निशाना, मान लीजिए टारगेट सेट किया, आप जो ने जो है निशाना सेट किया, और वो जाके क्या हो गया, वो जो है अपने जगह से, यहाँ था निशाना यहाँ हो गया, तो वो मिसाइल भी अपने आप रास्ता बदल के दूसरी जगह चली जाएगी। यानी अंतिम रूप से उस पर ही वो अटैक करेगी। निशाना भले ही अपने जगह से चेंज होता रहे, तो वो वहां जाकर अटैक करेगी। ये क्रूज मिसाइल होती है। आगे देखते हैं, कौन सा मिशन अंतरिक्ष स्टेशन का पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। तो ये एक्सियोम फर्स्ट जो मिशन था। आपको पता होगा अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बहुत सारे देशों के सहयोग से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यानी पूरा एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग की तरह है। वहां जो है अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं और शोध कार्य करते हैं वहां पर। इसमें जो है अमेरिका, यूएसएसआर सबका सहयोग है इसमें। तो पहले क्या होता था, पहले लोग जो गवर्नमेंट ही भेजती थी अपने पैसों में, लेकिन पहला निजी जो है इसमें भेजा गया था। किस मिशन के तहत, एक्सियोम फर्स्ट के तहत भेजा गया था। ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, आकाशगंगा हमारी पता होगी क्या बोलते हैं हमारी आकाशगंगा को, मिल्की वे, या हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा को बोला जाता है दुग्ध मेखला। तो सबसे पास में जो है इसकी आकाशगंगा है वह है एड्रोमेडा, और भविष्य में संभावित टक्कर के लिए संभावना है। और संभावना कब टक्कर होगी, आसपास नहीं, मिलियंस ईयर लग जाएंगे, 10 लाख साल लग जाएंगे, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। भविष्य में संभावित टक्कर की संभावना जो है एड्रोमेडा आकाशगंगा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, ये फसलों से संबंधित प्रश्न आता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है दाल हम बनाते हैं, पूरी दाल जो है हम खा भी जाते हैं। तो हमारा भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। सेम शक्कर भी के मामले में भी है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे ज्यादा जो है शक्कर हम खुद ही पी जाते हैं चाय बना के। तो उपभोक्ता भी हम है और उत्पादक भी हम ही है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा जो सही उत्तर है वह है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को। आपने मनाया भी होगा इसको, हमारे स्कूलों में जो है 12 जनवरी को जब क्या होता था, सूर्य नमस्कार होता था। क्या होता था, सूर्य नमस्कार। और वो इन्हीं के जो है जन्म दिवस पर, युवा दिवस पर जो है मनाया जाता था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला
पहला देश कौन सा है? तो एशियन जो गेम्स हैं सबसे पहले जो है हमारे भारत में ही स्टार्ट हुए हैं। तो पहला जो एशियन गेम है भारत से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? नई दिल्ली से आयोजित हुआ था। इसका जो सही उत्तर है हमारा, इसका सही उत्तर है हमारा भारत। अब बात करें ये कब हुआ था, तो 1951 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 1951 में भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है और हर 4 साल में जो है ये खेल आयोजित होता है। और बहुपक्षीय खेल हैं, यानी मल्टी स्पोर्ट्स इसमें होते हैं। एक दो खेल नहीं होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स, जैसे ओलंपिक में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। 4 साल में मनाया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम कब मनाया गया। तो लास्ट टाइम 2022 में मनाया जाना था, लेकिन कब मनाया गया? 2023 में ये आयोजित किया गया। और कहाँ? चीन में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है 2022 ये कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम के कारण इसको 2023 में मनाया गया। लेकिन अब हम 2022 में ही 4 वर्ष जोड़ेंगे। कब आएगा? 2026 में जो है ये हमारे जापान में आयोजित किए जाएंगे। तो आपको याद रख लेना है कि एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में किए जाएंगे। अभी कहाँ किए गए थे? 2023 में चीन में किए गए थे। 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? भारत द्वारा आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में 1951 में। इतने फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। पहला जो फोल्डिंग चेस वॉज इन्वेंटेड बाई, पहला क्या शतरंज का आविष्कार ही भारत में हुआ है। शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ है? भारत में। और शतरंग को पहले जो है चतुरंग बोला जाता था। तो चतुरंग क्या है? चतुरंग नाम के एक ब्राह्मण थे या पंडित कह सकते हैं। तो इन्होंने इसका आविष्कार किया था, आपको मान लीजिए 5वीं 6वीं शताब्दी में। तो इसमें से पुस्तकालय है नहीं है, लेखाकार वकील, तो ये पुजारी हम कह सकते हैं। ब्राह्मण पंडित और इन्हीं को हम पुजारी कह सकते हैं। इनके द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। चतुरंग बोला जाता था उसके नाम पर। अब तो जो लेकिन जो है सबसे ज्यादा जो है अब वेस्टर्न में बहुत ज्यादा ये है फैल गया है। नए जो नियम है उन्होंने ही दिए हैं, लेकिन आविष्कार की जो हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था। आगे देखते हैं। अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सबसे उपयुक्त है? कुछ विद्यार्थी ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, कम समय लगता है, छात्रावलोकन करते हैं, स्थायी सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, या विद्यार्थी प्रयोग को सही ढंग से करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि छात्र जो ऑब्जर्वेशन करते हैं और स्थायी परमानेंट और ट्रू नॉलेज जो है गेन करते हैं, किसके द्वारा? अवलोकन मेथड के द्वारा। तो ये आपको एकदम याद कर लेना है। और ये तो कॉमन सेंस बेस पर जो है आपको बन जाना चाहिए। आगे देखते हैं। पाठ योजना की कौन सी पारंपरिक विधियां हैं? तो हर्बिशियन, मूल्यांकन और परियोजना, ये सारी जो है हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पहले से ये हमारी चलती हुई आ रही हैं। लेकिन जो अब जो पाठ्य योजना की विधियां हैं उसमें जो है 21st सेंचुरी स्किल्स जो है, क्या आपने पढ़ा होगा, इसको शामिल अत्यधिक रूप से किया जाता है कि बच्चों में जो है क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग का जो है विकास हो। क्रिटिकल थिंकिंग या तर्क कह सकते हैं, तर्क जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, और इस तरह की कई सारी जो है हमारे ये जो है आपको ये एक बार सर्च करके देख लेना है। तो बहुत सारी जो है 21st सेंचुरी स्किल, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, कोलेबोरेशन भी जो है इसमें जो है मेथड आती है। तो ये सारी जो है इसी में है। कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन मतलब जो है हमारा, कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, आपने जैसे इंग्लिश याद किया तो हिंदी नहीं आ पाती है। कम्युनिकेशन जैसे हो गया, संचार कह सकते हैं आप। तो ये जो है, लेकिन सेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिया है। कई बार हिंदी वर्ड इतने मुश्किल आ जाते हैं कि इंग्लिश वर्ड आसान हो जाता है। कई बार जो है इंग्लिश आता है तो हिंदी। अपने पास जब दोनों अवेलेबल हैं तो हमें इसका खूब उपयोग करना चाहिए। जहां भी हमें दिक्कत होती है हमें उसका इंग्लिश जरूर देखना चाहिए। आगे देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान के शिक्षण में स्रोत का उपयोग किसकी भावना पैदा करता है? तो सोर्सेस, देखिए स्रोत यहाँ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ सोर्सेस है। और सोर्सेस का मतलब जो है हम उनको चीजें दिखा रहे हैं रियल लाइफ की, जहां से वो आई हैं। जो हम वो चीजें दिखाएंगे, क्या होगा? एक जीवंतता और वास्तविकता, वाइविडनेस और रियलिटी उन्हें पता चलेगी। तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा यानी डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में फैसिलिटेटर का कार्य नहीं है। और फैसिलिटेटर कौन है? वो हम हैं, टीचर हैं। तो एक टीचर का क्या काम नहीं है? सलाहकार के रूप में कार्य करे, मदद करे, क्यों कैसे प्रश्न पूछे और व्याख्या करने के लिए कहे, समूह से एक नेता का चयन करे, ये तो नहीं है। जो ग्रुप डिस्कशन मेथड में ये नहीं चूज होता है कि समूह से केवल एक नेता का चयन करें। उन्हें सबको बराबर जो है अवसर दिए जाते हैं डिस्कशन करने के और प्रेजेंट करने की। वो पूरे ग्रुप में आए और प्रेजेंट करें जो है चीजें। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं प्रदर्शन पद्धति का दोष क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसकी कमी क्या है? तो प्रदर्शन की भाषा नियमानुसार अंग्रेजी होनी चाहिए। तो ये तो किसी में नहीं आएगा, ना प्रयोग में ना दोष में, क्योंकि ये तो है ही नहीं इसमें। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर छात्र कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये तो कमी नहीं है, ये तो इसका क्या है, लाभ है हमारा। पूछा क्या है, दोष है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर शिक्षार्थियों के लिए प्रयोग करने का दायित्व है। तो ये क्या है, कंपल्शन है कि परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट व्हेन टीचर डेमोन्स्ट्रेट। तो ये भी लाभ है उसका। तो हमारा ऑप्शन कुल मिला के बचता है क्या, ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों को प्रदर्शन जो है प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उनका जो उपकरण यूज किए गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संभालने की ये बच्चों की नहीं रहती है। ये दोष है, क्योंकि उनको जो है भरपूर उपयोग करना चाहिए। ये जो है बताया गया है आयोग द्वारा भी, इसका जो है उत्तर यही दिया गया है। एलिमिनेशन मेथड से भी यदि हम देखें तो बाकी उत्तर जो है ये सही नहीं है। तो हमारा यही बचता है, इसलिए हम इसको भी मानेंगे। आगे देखते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किसके बीच आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों के लिए वैश्विक खाका था। तो ये हमारा जो 2005 से 15 के बीच में जो है आपदाएं जितनी आई हैं उनका वर्ल्ड लेवल पर एक जो है डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और इसको जोखिम कम करने का जो है प्रयास किया गया था। इसका नाम दिया गया है ह्योगो फ्रेमवर्क। इसको इतना ही फैक्ट इसके लिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं किस प्रणाली में जो है संसाधकों का सुझाव दे सकते हैं। शिक्षार्थी सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग। तो ये जो है केवल मिश्रित नहीं है, इसको जो सही उत्तर है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, जैसे क्लासरूम में नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में ही प्रयोग कहलाते हैं, प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। लेकिन ये जो फ्लिप्ड मेथड है, फ्लिप्ड मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं, वही चीज उन्हें प्रयोग करने के लिए घर में दे देते हैं। इवन हम कक्षा स्टार्ट होने के पहले, चैप्टर के पहले ही उन चीजों को, जो रिसोर्सेस हमारे पास बच्चों को दे देते हैं, ताकि वो घर में भी जाकर उन चीजों को देखें, उन्हें समझें और अपनी अपनी जो है स्किल्स का उपयोग करके जो भी उससे सीखना चाहते हैं सीखें वो। तो ये फ्लिप्ड मेथड कहलाती है और ज्यादा अधिक जो है उपयोगी रहती है। आगे देखते हैं स्कूल जो है बच्चे जो है गुजरते समय, कक्षा छोड़ते हुए देखते समय उन्हें डांटते हैं और क्लास में जाने के लिए कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं ग्रुप में जो है क्लास बंक कर रहे हैं, क्लास के बाहर खड़े हैं, आपने देख लिया, उन ग्रुप को आपने क्या किया, डांटा है। अगले दिन जो है यह सुनिश्चित करने के लिए उसी स्थान पर कई बार जाते हैं, कौन, शिक्षक, कि समूह फिर से कक्षाओं को छोड़ रहा है या नहीं। यानी ग्रुप का ग्रुप जो है बच्चा कक्षा को जो है बंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कौन सा आकलन जो है उपकरण शिक्षक नियोजित कर रहे हैं। तो ये आकस्मिक भी है और उद्देश्यपूर्ण भी है। तो ये आज जो है आई होप आपका जो है इसमें लग जाएगा आपका लॉजिक जो है, और उससे हमारा जो है सही उत्तर निकल आएगा। कौन सा एक दृश्य टीएलएम नहीं है, पत्रिका, केस स्टडी, पूरक या रेडियो। ये तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। रेडियो का प्रसारण जो है एक श्रव्य टीएलएम है, सुन सकते हैं आप इसे, उसी में काम आता है। तो ये सीधा सरल कैटेगरी का ये प्रश्न होगा हमारा। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, किसी वस्तु घटना के किसी भी पहलू का क्या होता है, कौन सा विवरण है। तो क्वांटिटेटिव करना क्या है हमें, क्वांटिटी कैसे पता चलती, इवेल्युएशन से, असेसमेंट से या टेस्ट से। तो मेजरमेंट से।
तो घटना वस्तु किसी कोई भी हम पहेलू देख रहे हैं, मेजरमेंट जहां आ गया, मेजरमेंट तो वो कहलाता है उसका मात्रात्मक विवरण। बाकी हम बात करेंगे उसकी किसी घटना की तो वो क्या रहेगा, वो क्वालिटी रहेगा, विवरण रहेगा। लेकिन मात्रा यानी कोई जो है कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसकी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किलोग्राम भार ये सब चीजें ला रहे हैं उस बीच में, उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मात्रात्मक विवरण कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और जो है वीडियो को लाइक करिए जरूर, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और इसी तरह आपके लिए वीडियो जो है लाते रहेंगे जब तक आपका पूरा एग्जाम और आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और चीज़ है, जो हमारी अंतरिक्ष सीरीज भी शुरू हो गई है कंटिन्यू, तो आप उसको भी देख के अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो ऐसी जो सीरीज जो हमने शुरू करी है वो आपको कहीं पूरी यूट्यूब में देखने नहीं मिलेगी, जिस सरल तरीके से नोट्स बनाकर मैंने जो है चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।